सम्राट को हमारा प्रणाम। सम्राट के सामने सिर झुकाते हुए ये कातियान झेंगयोंग है, सम्राट को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दूर से आवाज़ों का एक समूह गूंज उठा। उसका दिल धक से रह गया। लावण्या राठौर जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। हजारों लाखों गणनाओं के बाद और सफलता की 90% संभावना सुनिश्चित करने वाली सभी प्रकार की तैयारियों के साथ ही उसने आज यहां आने का फैसला किया था। फिर भी सम्राट ने शाही खजाने में आने के लिए आज का ही दिन चुना। कौन जाने किस जंगली विचार ने उन्हें आज रात ही निरीक्षण के लिए आने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उसने पहले पूछताछ की थी। 1 साल में सम्राट का एक बार भी आना दुर्लभ होता था, और अगर वे आते भी तो वह दिन के दौरान होता था। आज रात क्या हो रहा था? क्या स्वर्ग जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहा था? उद्धरण चिन्ह ... मेरे प्रिय अधिकारी, कृपया उठें। मेरे सम्राट के आज रात यहां आने का उद्देश्य 5वें स्तर का ब्लैक लेवल अपर ग्रेड शक्तिशाली कौशल तारांकन मज्जा शुद्धिकरण ग्रंथ तारांकन निकालना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये शक्तिशाली कौशल अभी भी सुरक्षित रखा गया है। सेनापति तियान ने हड़बड़ाहट में उन्हें जवाब दिया, निश्चिंत रहें मेरे सम्राट। शाही खजाना धातु की दीवारों और उबलती खाई से घिरे एक महल की तरह सुरक्षित है। चाहे किसी की साधना कितनी भी हो, वे प्रवेश करने का केवल सपना ही देख सकते हैं। खजाना निश्चित रूप से अपनी एकदम सही स्थिति में है। यह इंसान तुरंत जाकर सम्राट के लिए इसे निकाल लाएगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैंने आपको परेशानी दी है मेरे प्रिय अधिकारी। सम्राट ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। शाही खजाने की सुरक्षा में उनका अटूट विश्वास स्पष्ट था। # तारांकन लावण्या का फंसना और एक छिपा हुआ कोना तारांकन। जैसे ही उसने करीब आते कदमों की आवाज़ सुनी, लावण्या राठौर को लगा कि आज रात यहां से बच निकलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढका और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि वह अभी भी एक कदम पीछे थी। सम्राट और उनके दल की गति उसकी उम्मीद से कहीं अधिक तेज थी। जैसे ही वह 5वीं मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंची, उसने सुनहरे लबादे में सजे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घेरे हुए लोगों की भीड़ को अपनी दिशा में आते देखा। अपने कदम रोकते हुए लावण्या राठौर ने अपना शरीर खिसकाया और एक कोने में छिप गई। अगर वह अभी बाहर निकलती तो वह यकीनन उनसे टकरा जाती। बचने का कोई तरीका खोजने से पहले उसके पास खुद को छिपाने का ही एकमात्र विकल्प था। और जैसा उसने उम्मीद की थी, जैसे ही उसने खुद को छिपाया, उसने एक तीखी और क्रोधित फटकार सुनी। यह क्या हो रहा है? कप्तान काओ, तुम्हें क्या हुआ है? हम तो बर्बाद हो गए। कोई शाही खजाने में घुस आया है। ये कैसे हो सकता है? वे कब अंदर आए? इस घुसपैठिए के बारे में रक्षकों को सतर्क क्यों नहीं किया गया? कप्तान काओ 1 के साधक हैं, जबकि अन्य के 7वें स्तर या उससे ऊपर के हैं। क्या वे पल भर में ही हार गए? मेरे प्रभु, जल्दी देखिए, खजाना कक्ष का दरवाज़ा पहले ही खोला जा चुका है। क्या ऐसा हो सकता है? अंदर का सामान # तारांकन सम्राट का क्रोध और सेनापति की दुर्दशा तारांकन। मौके पर मौजूद हर कोई तुरंत भयभीत हो गया। एक एक करके वे डर के मारे चिल्ला उठे। डर से भरी चर्चाओं की लहरों के गुजरने के बाद अंततः सभी को एहसास हुआ कि सम्राट अभी भी वहीं खड़े थे। इस बिंदु पर उन्होंने धीरे धीरे अपना मुंह बंद कर लिया। रंग उड़े हुए चेहरे के साथ सम्राट खाली खजाना कक्ष की ओर देखते रहे। वे निशब्द थे। सेनापति तियान के चेहरे पर ठंडा पसीना छलक आया। उनकी दोनों आंखें डर से सिकुड़ गईं और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। बस कुछ ही पल पहले वे सम्राट के सामने शेखी बघार रहे थे कि कैसे शाही खजाना धातु की दीवारों और उबलती खाई से घिरे महल की तरह सुरक्षित है। उनकी इस घोषणा के तुरंत बाद उन्हें वास्तविकता का एक जोरदार तमाचा पड़ा था। शाही खजाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये सुरक्षा उपायों की 5 परतों द्वारा संरक्षित था, बहुत बड़े छिपाव और सुरक्षा का स्थान। फिर भी घुसपैठियों ने इसे लूट लिया था, जबकि की शक्तिशाली टुकड़ी का भी सफाया कर दिया गया था। वे हारने से पहले मदद का एक संकेत भी नहीं भेज सके। अपने दांत पीसते हुए सम्राट बोले, ये चोर कहाँ से आया? उनके पास कितनी बड़ी हिम्मत है? शाही खजाने को लूटने की जुर्रत की। उन्होंने मुझे सम्राट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। और क्या तुमने नहीं कहा था कि सभी खजाने अपनी सही सलामत स्थिति में थे? अब क्या हुआ? सेनापति तियान ने बार बार जमीन पर सिर रगड़कर माफी मांगी। ये सेवक मौत के लायक है। महामहिम, कृपया मुझे बख्श दें। सम्राट ने बेरहमी से उसकी ओर देखा। तुरंत जाओ और मेरे लिए जांच करो। जाओ और स्वर्ग जैसी हिम्मत वाले इस चोर को ढूंढो। सभी खोए हुए खजाने वापस लाओ, अन्यथा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात खत्म करके सम्राट अपनी आस्तीन झटकते हुए वहां से चले गए। इस अग्निपरीक्षा से बचकर सेनापति क्रोधित भाव के साथ जमीन से रेंगते हुए उठे। यह मनहूस चोर, वह इस सेनापति की आंखों से छिपकर यहां अंदर घुसने में कामयाब रहा। यह इस जगह के स्वामी के खिलाफ जाने के बराबर है।
मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा और तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल में मिलाना होगा। अपना सिर उठाते हुए उन्होंने देखा कि उनके रक्षक किनारे पर डर से कांप रहे थे। इस बात ने उन्हें और भी अधिक क्रोधित कर दिया। तुम सब अभी भी यहाँ बेकार क्यों खड़े हो? तुम सब जाकर मेरे लिए उसे खोजो। सभी फाटकों को सील कर दो और पूरे शहर में घर घर जाकर तलाशी लो। हमें उस छोटे चोर को पकड़ना ही होगा। कोने में छिपी हुई लावण्या राठौर ने अपनी सांस रोक ली और अपनी उपस्थिति को कम कर दिया। अंदर ही अंदर उसने प्रार्थना की कि सेनापति तियान जल्दी से अपने अधीनस्थों को तलाशी के लिए बाहर ले जाएं। उसके बाद वह इस अफरा तफरी में भागने में सक्षम हो जाएगी। उनके कदमों की आवाज़ धीमी हो गई क्योंकि वे चौथी मंजिल से जा चुके थे। तारांकन राजगुरु का खौफनाक विश्लेषण। तारांकन, इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, उसने किसी को बोलते हुए सुना, रुकिए सेनापति तियान, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। राजगुरु, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जाने की इतनी जल्दी मत कीजिए। ये चोर इंसान, हो सकता है कि वह अभी भी शाही खजाने के भीतर ही छिपा हो, अभी तक गया ही न हो। जब लावण्या राठौर ने यह विश्लेषण सुना तो उसके मन में एक बहुत ही बुरी आशंका पैदा हुई। राजगुरु दक्षिण कौशल राज्य के 2 सर्वोच्च उस्तादों में से एक हैं, चौथे चरण के साधक। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट उन्हें भी अपने साथ लाएंगे। इसने पासा पूरी तरह से उनके पक्ष में पलट दिया। वर्तमान में वह छिपने के जिस कौशल का उपयोग कर रही थी वह उन लोगों के लिए अप्रभावी होगा जो साधना में उससे 4 चरण ऊपर थे। सीधे शब्दों में कहें तो कि इस उस्ताद के सामने उसकी वर्तमान चालें अब उपयोगी नहीं होंगी। जब तक राजगुरु थोड़ी सी भी चेतना का उपयोग करते, वे तुरंत उसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ये खून के धब्बे अभी भी ताज़ा हैं, ये अभी तक पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। बहुत संभव है कि इस चोर के कदम उठाने के तुरंत बाद और उसके भागने से पहले हम यहाँ आ गए, इसलिए उसे अभी भी आसपास ही होना चाहिए। जैसे ही राजगुरु ने अपना विश्लेषण बोला, उनका शरीर अचानक हिला और लावण्या राठौर की दिशा की ओर मुड़ गया। छोटे चोर, मुझे पता है कि तुम वहीं हो, इसलिए जल्दी करो और खुद को प्रकट करो। तारांकन अंतिम चाल, तीरों और आग का कहर। तारांकन, ये जानकर कि वह भाग नहीं पाएगी, उसने खुलेआम कहा, महान राजगुरु, आप सच में बुद्धिमान हैं, आपकी आंखों से कुछ भी नहीं छिप सकता। जैसे ही उसने अपने शब्दों को लंबा खींचा, उसके हाथों से खंजरों की एक बौछार उड़ गई। यह अच्छा नहीं है, ये चोर बहुत धोखेबाज है, सब लोग सावधान रहें। सेनापति तियान चिल्लाए। राजगुरु ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, क्या ये तुच्छ चालें तुम्हारी मौत के बिस्तर पर तुम्हारा आखिरी संघर्ष हैं? ऐसा लगता है कि तुम तब तक अपने आंसू नहीं बहाओगे जब तक तुम अपनी कब्र नहीं देख लेते। बाहर कदम रखते हुए उनका इरादा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने और इस चोर को पकड़ने का था। दुर्भाग्य से वे उड़ते हुए खंजर उनकी दिशा में नहीं थे। इसके बजाय वे सीधे खजाना कक्ष के बड़े दरवाजों की ओर उड़े। कमरे की दीवारों और जमीन में गहराई तक धंसते ही कई तंत्र जाल तुरंत सक्रिय हो गए। तारांकन क्रैश। तारांकन, कई छिद्रों से आग उगलने लगी जिसने सबसे नज़दीकी रक्षकों को आग के गोलों में बदल दिया। यहाँ तक कि राजगुरु की दाढ़ी में भी आग लग गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आग कहाँ से आए? जल्दी करो और आग बुझाओ। इससे पहले कि आग बुझ पाती, खजाना कक्ष के सामने की जमीन अपने आप ढह गई। अन्य रक्षक गड्ढे में गिर गए। मुझे बचाओ, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? पूरा नज़ारा पूरी तरह से अफरा तफरी में था। जबकि लावण्या राठौर ने मौके का फायदा उठाया और सीढ़ियों से नीचे चली गई, बाहर निकलने के रास्ते की ओर तेजी से भागते हुए। राजगुरु ने आखिरकार अपनी दाढ़ी पर लगी आग को बुझाने के बाद पाया कि वह चोर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। वह उनकी नज़रों के सामने से भाग गया था। वह वहाँ है, वह मनहूस चोर भाग गया है। पीछा करो। बाकियों को आदेश देते हुए राजगुरु ने खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लावण्या राठौर अपनी पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह भाग रही थी, क्योंकि उसे सांस लेने की जरा सी भी मोहलत नहीं दी गई थी। हालांकि उसके कदमों ने एक बहुत ही तेज गति पकड़ ली थी, उसकी सबसे तेज गति, फिर भी वह राजगुरु को पीछे छोड़ने में सक्षम नहीं थी। चौथे चरण के एक उस्ताद के रूप में केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से ही वे तुरंत उस तक पहुंचने में सक्षम हो जाते। उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे हवा में तैर रहे हों। मौत के सामने घबराए बिना लावण्या राठौर के हाथ तेजी से हिले और खंजरों की एक और लहर जालों के एक और सेट को सक्रिय करने के लिए बाहर उड़ गई। छत से एक धातु का जाल गिरा और उसने राजगुरु को फंसा लिया। मौके का फायदा उठाते हुए लावण्या राठौर एक बार फिर भाग निकली। उसी समय शाही खजाने के प्रवेश द्वार पर तैनात रक्षकों को भी घुसपैठिए के बारे में सतर्क कर दिया गया था। उन्होंने उसे घेरना शुरू कर दिया था। अपने हाथों को लगातार घुमाते हुए लावण्या राठौर ने अपनी इस पागल दौड़ के दौरान कई तरह के जालों को सक्रिय कर दिया। भगवान, यह क्या है? सावधान, जल्दी करो और बचो।
अपने पीछे से आ रही दुखद चीखें सुनकर लावण्या राठौर हल्की सी हंसी हंस पड़ी। मूल रूप से ये जाल बाहरी ताकतों से बचाव के लिए बनाए गए थे, लेकिन इस काम की एक पुरानी खिलाड़ी होने के नाते उसने आसानी से उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और रास्ते में शाही खजाने के सभी शाही रक्षकों को बेवकूफ़ बनाया। तारांकन जंगल में भाग दौड़ और राजगुरु का गुस्सा। तारांकन खजाने से बाहर निकलते हुए वह पास के एक जंगल में भाग गई। तभी वह रुकी और उसने राहत की सांस ली। हाँ, लगभग थक कर मर ही गई थी। सांस के लिए हाँफते हुए लावण्या राठौर को लगा कि वह बेहोश होने की कगार पर है। बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के इस तरह पागलों की तरह भागना पूरा करने के लिए कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई थी। इससे पहले कि वह अपनी सांसें वापस पा पाती, उसने पास से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। छोटे चोर, भागने के बारे में सोचना भी मत। मेरे लिए चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप पकड़े जाने का इंतज़ार करो, या अगर तुम इस वरिष्ठ द्वारा पकड़े गए तो तुम अपनी मौत की दुआ मांगोगे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लावण्या राठौर लगभग जोर से हंस ही पड़ी। पहले अमर दिखने वाले राजगुरु की दाढ़ी अब जल चुकी थी, हर जगह काले और लाल धब्बे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी बाह में एक तीर लगा था। जाहिर है कि उन पर काफ़ी सारे जाल सक्रिय हो गए थे। लाल चेहरे के साथ उनका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। लावण्या राठौर ने जल्दी से अपने दोनों पैरों को आगे बढ़ाया और फिर से दौड़ने लगी। भागो मत, ये वरिष्ठ तुम्हारी हड्डियों को पीसकर राख कर देना चाहता है। राजगुरु लावण्या राठौर के ठीक पीछे भागे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस चोर की साधना बहुत कम थी, इसलिए जब तक वे थोड़ा सा प्रयास करते वे उसे पकड़ने में सक्षम हो जाते। लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो वह कीचड़ की मछली की तरह फिसलने वाली बन जाती और विभिन्न रुकावटों के साथ उनकी उंगलियों के बीच से फिसल जाती। इस यात्रा में उन्होंने कई तंत्रों का अनुभव किया था और उनका सामना किया था। उनकी कीमती चांदी जैसी लंबी दाढ़ी का आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया था। जब से वे राजगुरु बने थे उन्हें कभी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। इस चोर की हिम्मत आसमान छू रही थी, शाही खजाने में घुसने और उनके साथ इस तरह खेलने की जुर्रत की। इस वरिष्ठ को तुम्हें पकड़ने मत देना, वरना, अपने दांत पीसते हुए राजगुरु ने कहा। तारांकन ऊर्जा का अंत। तारांकन भागो, भागो, भागो। पलक झपकते ही वे दोनों 10वीं दौड़ चुके थे। इस बिंदु पर लावण्या राठौर ने लगभग अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, जबकि राजगुरु अभी भी जोश से भरे हुए थे। उनकी सांसें लंबी और एक समान थीं, थकान का जरा सा भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई, राजगुरु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरने लगी। अभी भी भाग रहे हो? देखते हैं तुम कहाँ तक भाग सकते हो। लावण्या राठौर द्वारा लाए गए विभिन्न शक्तिशाली अस्त्र लगभग समाप्त हो चुके थे, फिर भी वह राजगुरु से पीछा छुड़ाने में विफल रही थी। आखिरकार उसे घबराहट की झलक महसूस होने लगी। नंबर 1 अस्त्र निर्माता 9वें ग्रेड की एक शानदार प्रतिभा होने के नाते क्या वह लावण्या राठौर आज एक चौथे चरण के बूढ़े आदमी के हाथों अपनी मौत का सामना करने वाली थी? अगर यह बात बाहर फैल गई तो वह एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाएगी। अपनी सांसारिक यात्राओं में उसने 9 जन्मों वाली बिल्ली की तरह मौत का अनगिनत बार सामना किया था, इसलिए ऐसी हताश स्थिति में भी वह अभी भी शांति से अपने परिवेश का विश्लेषण कर सकती थी। बिना ध्यान दिए वे दोनों भागते हुए शाही महल की बाहरी दीवार तक आ पहुंचे थे। तारांकन छोटे फीनिक्स की नींद में खलल और आग का कहर। तारांकन अपनी आंखों को चमकाते हुए लावण्या राठौर ने अचानक के अंदर से सो रहे छोटे फीनिक्स को बाहर निकाला। आसमान, धरती, छोटे वांगचाई, कृपया जल्दी करो और आग फेंको। आज ये बड़ी बहन जिंदा रहने के लिए तुम पर निर्भर है। जल्दी करो और आग की एक बड़ी सांस छोड़ो। चूंकि वांगचाई वर्तमान में अपने बचपन के महत्वपूर्ण चरण में था, पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए उसे हर दिन पूरे 16 घंटे सोना चाहिए था। इसलिए आधी रात के समय वह सबसे गहरी नींद में सोता था। नींद के आगोश में रहते हुए इस छोटे जीव को अचानक तापमान में भारी गिरावट का अनुभव हुआ। नींद में ही होश वापस पाते हुए उसने पाया कि वह लावण्या राठौर की बाहों में था। यह महिला दानव, वह किसी की नींद क्यों खराब कर रही थी? इस तरह तो वे अच्छे और लंबे नहीं हो पाएंगे। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, उसने एक बैंगनी चेहरे वाले बूढ़े आदमी को अपनी नज़रों के सामने देखा। उसका सिकुड़ा हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। आहा हा 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 हा, मम्मी मुझे बचाओ, ये बूढ़ा आदमी कितना डरावना लग रहा है। तारांकन डर के मारे छोटे जीव ने अपना मुंह खोला और सच्ची आग की एक लपट फूंक दी। आह, यह अजीब चीज़ क्या है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मैं इस आग को क्यों नहीं बुझा पा रहा हूँ? जैसे ही राजगुरु आग से जलने लगे, वह लावण्या दीवार फांद गई। जमीन पर दर्द से तड़पते हुए राजगुरु के पूरे शरीर पर कीचड़ सन गया। छोटे फीनिक्स की अपरिपक्वता के कारण उसकी सच्ची आग का घनत्व अभी तक अपने चरम स्तर पर नहीं पहुंचा था।
कुछ गोलियां खाने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाने के बाद राजगुरु ने आखिरकार आग बुझाने के लिए काफ़ी सारे कौशल का इस्तेमाल किया। तारांकन शाही महल में तमाशा और गलतफहमी। तारांकन जल्दबाजी में अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने पाया कि उस चोर ने शाही महल के इलाके में कूदने की हिम्मत की थी। पल भर के लिए हिचकिचाते हुए उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से किस्मत राजगुरु के साथ नहीं थी। वे पूरी तरह से उन कीलों पर गिरे जो लावण्या राठौर ने बिछाए थे। वे जोर से चीखने से खुद को नहीं रोक पाए। रात के समय शाही महल में इस तरह की चीख निकलने से इसने आसपास के सभी गश्ती रक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। कौन है? शाही महल के भीतर इतनी जोर से चिल्लाने की हिम्मत कौन करता है? यह अच्छा नहीं है। किसी ने बाड़ फांदी है। ये यकीनन एक हत्यारा है। हत्यारे को पकड़ने के लिए मदद बुलाओ। शाही महल के रक्षकों की प्रतिक्रियाएं बेहद तेज थीं। एक दूसरे को आवाज़ लगाते हुए सुदृढ़ीकरण का एक बड़ा समूह जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच गया और राजगुरु को घेर लिया। दर्द और गुस्से में राजगुरु जोर से चिल्लाए, इस वरिष्ठ के लिए एक तरफ खिसक जाओ। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह वरिष्ठ कौन है? तुम्हारी कुत्तों जैसी आंखें अंधी हो गई हैं। राजगुरु की भविष्यवाणी के विपरीत अधिकांश रक्षक नहीं जानते थे कि यह चिल्लाने वाला आदमी कौन था। उन्होंने बस फटे कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी देखा जो चोटों से ढका हुआ था। जबकि उसका चेहरा खूंखार लग रहा था, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा था कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं था। संदिग्ध, बहुत संदिग्ध। चूंकि राजगुरु उस चोर को पकड़ने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए वे लगातार मारने और मौत जैसे शब्दों के साथ कोस रहे थे। इसके कारण विभिन्न रक्षकों ने उनका रास्ता रोक दिया। इसलिए गुस्से में उन्होंने अनजाने में पास के कुछ रक्षकों को भारी चोट पहुंचाई। ये कदम ततैया के छत्ते में हाथ डालने के बराबर था। हाँ, उसने मारने की हिम्मत की। वह यकीनन एक हत्यारा है। उसे पकड़ो और हमारे गिरे हुए भाइयों का बदला लो। कोई भी डरो मत। चलो एक साथ हमला करते हैं। रक्षक चिल्लाए और एक साथ हमला कर दिया। हालांकि राजगुरु उन्हें एक ही प्रहार से आसानी से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे कर भी नहीं सकते थे। आखिरकार वे शाही महल के शाही रक्षक थे। हाथ पैर बंधे होने पाबंदियों के कारण दोनों पक्ष आपस में बुरी तरह उलझ गए, जिसका कोई अंत नहीं निकल पा रहा था। इस अफरा तफरी के बीच लावण्या राठौर छिपने की जगह की तलाश में चुपके से दीवार के साथ साथ आगे बढ़ी। रात के समय शाही महल पूरी तरह से शांत था। यहाँ तक कि अगर कोई किन्न या महल की दासी वहां से गुजरती भी तो वे अपनी लालटेन ले जाते हुए बहुत ही हल्के कदम रखती थीं। शांति से उनसे बचते हुए वह एक अधिक एकांत स्थान की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह एक गलियारे से गुजरने वाली थी, अचानक उसके पीछे से एक बड़ी ताकत आई जिसने लावण्या राठौर को खींचकर कमरे में धकेल दिया। लावण्या राठौर ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना शक्तिशाली इंसान उस पर घात लगाकर हमला करेगा। बिना किसी पूर्व सूचना या संकेत के उसे आसपास किसी की उपस्थिति महसूस नहीं हुई थी। जब तक वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसे पहले ही दरवाजे से सटाकर दबा दिया गया था, जबकि उसकी दोनों कलाइयों को उसके सिर के ऊपर लोहे की शिकंजे जैसी पकड़ से जकड़ लिया गया था। एक आदमी की मजबूत आकृति ने उस पर दबाव डाला, जिससे उन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। तुम कौन हो? छोड़ो, नग। जैसे ही लावण्या राठौर ने गुस्से में आदेश दिया, उसके होंठ सील कर दिए गए। वह आगे बोलने या ठीक से सांस लेने में असमर्थ थी। यह एक बहुत ही जोरदार और गर्म चुंबन था। उस आदमी के पतले होंठों ने उसके चेरी जैसे होंठों को ढक लिया। फिर थोड़ा जोर लगाते हुए उसने उसके होंठों के कोनों पर काटा। दर्द के कारण उसके होंठ अलग होने का फायदा उठाते हुए उसकी जीभ अंदर घुस गई और वह उसे चूमने लगा। तारांकन, एक जानी पहचानी महक और बेबसी तारांकन। लावण्या राठौर के विरोध करने के सभी प्रयासों को उस आदमी ने आसानी से दरकिनार कर दिया। उस आदमी की अत्यधिक ताकत के सामने उसने खुद को विरोध करने या जरा सा भी हिलने में असमर्थ पाया। लावण्या राठौर की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी, क्योंकि उस आदमी की तेज महक और सांसें उसकी छोटी सांसों के साथ मिल गईं। किसी अज्ञात कारण से इस बेलगाम और पागलपन की हद तक शक्तिशाली आदमी ने उसे एक जानी पहचानी भावना दी। उस आदमी की बाहों में लेटे हुए वह चुंबन और मदहोश करने वाली महक ने उसे उसके पिछले जन्म की याद दिला दी। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, उस आदमी ने उसके होंठों को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। नीचे की ओर बढ़ते हुए वह उसकी पतली गर्दन को चूमने लगा। अपना सिर उठाते हुए लावण्या राठौर ने हवा की बड़ी बड़ी सांसें लीं और धीरे धीरे अपनी चेतना वापस पाए। इस समय तक उस आदमी के चुंबन उसकी कॉलरबोन तक पहुंच चुके थे। तुम ठरकी, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह उसकी पकड़ से बचने के लिए छटपटाए और अपने शरीर को हिलाया, लेकिन वह आदमी माउंट ताई की तरह स्थिर रहा, बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बेबस और कोई चारा न बचने पर वह जहरीली नज़रों से घूरने लगी। कमरे के अंधेरे में वह केवल उसकी आंखों के बिजली जैसे तेज प्रतिबिंबों को ही स्पष्ट रूप से देख पा रही थी।
तारांकन पहचान का खुलासा का मालिक तारांकन। ठरकी, स्पष्ट रूप से तुम्हें इस स्वामी के चुंबन से काफी अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें छोड़ा तुम मेरे ही खिलाफ हो गई। उसके कान के पास एक जानी पहचानी भारी आवाज गूंजी। ये तुम हो? लावण्या राठौर हैरानी से चिल्ला उठी। धीमी आवाज में हंसते हुए वह आदमी पास के तेल के दीपक को जलाने गया। पलक झपकते ही कमरा पूरी तरह से रोशन हो गया। जिस आदमी ने जबरदस्ती उसे चूमा था वह कोई और नहीं बल्कि का मालिक निकला। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने उसे खूंखार नजरों से घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते रहते हो और मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो? कैसी हरकतें? उसने उसकी ओर दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। इतनी क्रोधित होकर लावण्या राठौर उसे पीटना चाहती थी। क्या तुम्हारा इस तरह का व्यवहार करना जरूरी है? किसने सोचा होगा इतना दिखावा करने के बाद तुम एक ठरकी निकले? तुमने सच में मुझे जबरदस्ती चूमा? निर्लज्जता से मालिक ने उसके कोमल गालों को देखा। उसके गुस्से के कारण उन पर एक गुलाबी रंगत आ गई थी, जबकि गुस्से की लपटों ने उसकी चमकदार आंखों को और भी रोशन कर दिया था। जीवन शक्ति से भरी एक छोटी लोमड़ी। उसका गुस्से वाला रूप विशेष रूप से प्यारा था। उसकी खूंखार आंखों का सामना करते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। छोटी चीज, इस स्वामी पर गलत आरोप मत लगाओ। पहली बात, वह कोई जबरदस्ती का चुंबन नहीं था क्योंकि तुमने भी इसका आनंद लिया था। दूसरी बात, ये स्वामी कोई ठरकी नहीं है। अपनी भावी पत्नी के प्रति यह उचित और वैध है। यदि तुम इस स्वामी को बदनाम करती हो तो उसे तुम्हें अपने आदमी से ठीक से बात करना सिखाने के लिए तुम्हारे ही तरीकों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। समझी? लानत है, सच में बहुत बेशर्म। हालांकि लावण्या राठौर उसकी बेशर्मी से दंग रह गई थी, लेकिन जल्द ही उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसे सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन इस तरह के आत्मधार्मिकता अहंकार से हो रहा था। क्या उसे लगता था कि एक आदमी होने के नाते उसके पास उस पर कब्जा करने की योग्यता है? वह खुद को समझता क्या था? अपने पिछले जन्म में मू चेंगियांग को स्वीकार न कर पाने का कारण उसका घृणित और हावी होने वाला रवैया ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने पुनर्जन्म के इतने कम समय बाद ही उसे ऐसे अत्याचारी और अभिमानी आदमी से मिलना पड़ेगा। लावण्या राठौर ने ठंडी नजरों से उसकी आंखों से अपनी नजरें हटा लीं। मैं फिर से कह रही हूं, मुझे जाने दो। तारांकन एक खौफनाक हमला और आज़ादी। तारांकन, इससे पहले कि उस आदमी को अपनी छेड़खानी से पर्याप्त संतुष्टि मिलती, उसे अप्रत्याशित रूप से इस छोटी चीज की अचानक छाई उदासी का सामना करना पड़ा। जैसे कि वह इस बार सच में क्रोधित हो गई हो। उसका दिल कांप उठा। उस आदमी ने सोचा कि उसे शांत करने के लिए क्या कहा जाए। अचानक खतरे का आभास होने पर वह सहज रूप से पीछे हट गया। ध्यान भटकने के इस अस्थायी पल का फायदा उठाते हुए लावण्या राठौर ने हमला करने का मौका झपट लिया। एक उड़ता हुआ खंजर उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरा और उसके पीछे की दीवार में मजबूती से धंस गया। थोड़ा और करीब होता तो उसका खूबसूरत चेहरा बर्बाद हो गया होता। अपनी लगभग कट चुकी ठुड्डी को सहलाते हुए उस आदमी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये छोटी लोमड़ी सच में बहुत विद्रोही है। उसके सामने वह जरा सी भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। बस थोड़ी सी लापरवाही और उस पर हमला हो जाता। उसके साथ होना कुछ ज्यादा ही उत्तेजक था। तारांकन, हालांकि वह उस आदमी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन वह उसकी बेड़ियों से मुक्त हो गई और अपनी आज़ादी वापस पा ली। कुछ कदम पीछे हटते हुए और अपने सीने को हाथों से पकड़े हुए उसने उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरा। मैंने कहा, मुझे मत छूना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं छू रहा, नहीं छू रहा। उसने आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। तुम्हें इतना खूंखार होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अनुरोध ये स्वामी मान लेगा। अगर वह खूंखार नहीं होती तो यह आदमी उसे नाक से पकड़कर इधर उधर खींचता। तारांकन तकरार और आदमी का मजाक। तारांकन, पहले की तरह ही ठंडे लहजे में लावण्या राठौर ने सवाल किया, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे कामा हो? वह आदमी नर्म सोफे के किनारे पर बैठ गया। उसका कॉलर अव्यवस्थित था, लेकिन उसका अपने कपड़ों को ठीक करने का कोई इरादा नहीं था। उसने आलस से कहा, तुम में ये कहने की हिम्मत है? नीलामी के बाद इस स्वामी ने तुम्हें आज्ञाकारी रूप से मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। तुम खुद से कैसे खिसक सकती हो? लावण्या राठौर ने पलटकर जवाब दिया, किस लिए तुम्हारा इंतजार करूं? महान मालिक, आप बहुत व्यस्त थे इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चूंकि मैं घर का रास्ता जानती थी इसलिए मैंने आपको और परेशान नहीं किया। वे शब्द विरोध से भरे हुए थे। उसका जवाब सुनकर उस आदमी को बुरा लगा। क्या तुम्हारा किसी को इतनी बेरुखी से मना करना जरूरी है? बुरे और खलनायक पुरुषों के प्रति मैं हमेशा यही रवैया दिखाती हूँ। अपनी ठुड्डी उठाते हुए लावण्या राठौर ने उसे जवाब दिया। ओह, वह खुल्लम खुल्ला हंसा। इस स्वामी को उन चालाक आदमियों के साथ मत मिलाओ। आखिरकार तुम में कोई आकर्षण नहीं है।
लावण्या राठौर लगभग फिर से गुस्से से भड़क उठी। उसने कठोरता से उसे घूरा, तुम्हारा इरादा क्या है? चूंकि तुम कोई चाल नहीं चल रहे हो, तो मेरे पीछे आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? कुछ देर तक उस पर अपनी नज़रें टिकाए रखने के बाद उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। तुम कितनी बेरहम हो छोटी चीज़, अगर तुम की तलाश में थी तो तुमने इस स्वामी को क्यों नहीं बताया? लावण्या राठौर ने अपनी भौहें चढ़ाईं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यह मेरा अपना मामला है, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम मेरे लिए वह ला सकते हो? तुम्हारा तथाकथित खुद संभालना सड़क के चूहे की तरह पागलों की तरह पीछा किए जाने पर इधर उधर भागना है। उसने मजाक से भरे लहजे में पूछा। तुमने वह देखा? तुमने किस पल से मेरा पीछा करना शुरू किया? लावण्या राठौर ने कभी नहीं सोचा था कि इस कष्टप्रद आदमी द्वारा ऐसे शर्मनाक मामले को देखा जाएगा। कोई यह बयान नहीं कर सकता था कि वह कितनी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उस आदमी की हल्की सी मुस्कान को देखकर उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन रुक गई है। तारांकन मालिक का स्पष्टीकरण और लावण्या का गुस्सा तारांकन। उस आदमी ने संतुष्टि के साथ उसके छोटे से चेहरे के भावों को देखा। इस काली नीयत वाली, चालाक, छोटी लोमड़ी को इस तरह हारते हुए देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। इस छोटी लोमड़ी की आंखों को और अधिक खूंखार होते हुए देखकर उस आदमी ने अपनी नाक को छुआ और फैसला किया कि यह काफी था। असल में जिस दिन तुमसे निकली थी, जब इस स्वामी ने सेठ सूरजमल से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहती हो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे पास की कमी है। तुम्हारे चरित्र को जानते हुए इस स्वामी ने भविष्यवाणी की थी कि तुम लेने के लिए सीधे शाही खजाने में घुसोगी। मैं हाल ही में तुम्हारी हरकतों पर गुप्त रूप से ध्यान दे रहा हूँ। तुम्हारे अपने पिछले आंगन से निकलने के बाद ये स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आया था। भले ही उसने अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन लावण्या राठौर और भी अधिक क्रोधित हो गई। तो तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। जैसा कि इस स्वामी ने कहा है, ये पीछा करना नहीं है बल्कि तुम्हारी रक्षा करना है। सौभाग्य से तुम उम्मीद से कहीं अधिक सावधान हो। पिछले कई दिनों से तुम्हें देखते हुए तुमने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं। हालांकि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है छोटी चीज़, तुम्हारे पास अपनी आस्तीन में काफ़ी सारी तरकीबें हैं। यहाँ तक कि देश के चौथे चरण के उस्ताद को भी तुमने गोल गोल घुमा दिया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम सभी छिपे हुए जालों और तंत्रों को अपनी हथेली के पिछले हिस्से की तरह अच्छी तरह से जानती हो। मालिक की आंखों में उसके लिए प्रशंसा झलक रही थी। वह उसे जितना अधिक देखता था, इस छोटी लोमड़ी से वह उतना ही अधिक संतुष्ट होता जाता था। वह उसकी तारीफ के काबिल थी। हर बार जब वे मिलते थे तो उसके पास प्रशंसा के नए पहलू होते थे और उसकी असाधारण प्रतिभा का और भी अधिक खुलासा होता था। ठीक धूल में छिपे एक मोती की तरह, असामान्य रूप से चमकदार, बिल्कुल ऐसी प्रतिभा नहीं जिसे दक्षिण कौशल राज्य जैसा छोटा देश जन्म दे सके। तारांकन लफ्ज़ों का खेल और बेशर्मी की हद तारांकन। उसकी वाक्पटुता को सुनकर लावण्या राठौर के सीने में गुस्से की आग और भी तेजी से धधकने लगी। अंततः वह खुद को रोक नहीं पाए। आधे दिन से तुम बस मुझे अपना मजाक बनाते हुए देख रहे थे। तुमने स्पष्ट रूप से मेरी शर्मनाक भूल देखी, लेकिन मदद करने से इनकार कर दिया। बस किनारे से खड़े होकर देखते रहे। इस स्वामी ने देखा कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाला है। तुम्हारे एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा। क्या इस स्वामी को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता थी? उस आदमी ने उस पर एक हल्की सी नज़र डाली और आगे कहा, इसके अलावा क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारे मामलों का इस स्वामी से कोई लेना देना नहीं है? चूंकि यह स्वामी तुम्हारी राय का सम्मान करता है, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय तुम्हें इस स्वामी को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? लावण्या राठौर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वास्तव में उसके ही पिछले शब्दों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया था। हालांकि उसने उस आदमी से चुराने में मदद करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वह तो पहले ही आ चुका था और उसने बस किनारे से उसके दयनीय संघर्षों को देखा। क्या ये कुछ ज़्यादा ही नीच हरकत नहीं है? फिर भी उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह उसे पसंद करता है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? अपने दांत पीसते हुए लावण्या राठौर ने गुस्से में कहा। वह एक गुंडे की तरह हंसा। तो क्या हुआ अगर इस स्वामी ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या तुम्हारा इरादा मुझे काटने का है? उसने जानबूझकर जितना हो सके उतना धीमे बोला, मुझे, शब्द को लंबा खींचते हुए। जैसे ही उसकी नज़र लावण्या राठौर के कोमल गुलाबी गालों पर पड़ी, वह एक दानव दुष्टता की तरह मुस्कुराया। लावण्या राठौर ने अपनी खूंखार नज़रों से उसे घूरते हुए जवाब दिया, अपने सपनों में तुम्हारी चमड़ी खुरदरी और मोटी दोनों है। भले ही मेरे सारे दांत गिर जाएं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। चूंकि तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी है, तो तुम के चारों ओर टहलने क्यों नहीं जाते? एक सैर के बाद मैं गारंटी देती हूं कि बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर तुम्हें काटने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे।
तुम्हें तब तक काटेंगे जब तक कि तुम्हारी हड्डियों की धूल भी न बचे। उसके खौलते हुए गुस्से वाले भावों को देखकर उस आदमी ने मजाक में अपना सिर हिलाया। ये छोटी लोमड़ी, अन्य जगहों पर तो वह बहुत चतुर थी, लेकिन इस मामले में काफ़ी धीमी थी। तारांकन। वह उसके छिपे हुए अर्थ को समझ नहीं पाए, लेकिन यह अच्छा था। आने वाले भविष्य में वह उसे ठीक से सिखाएगा ताकि वह स्वेच्छा से जाए और उसे संतुष्ट करे। तारांकन जीत का जश्न और एक छिपा हुआ रक्षक तारांकन। मुस्कुराते हुए वह उस रोंते खड़ी गुस्से से भरी छोटी लोमड़ी को शांत करने गया। ठीक है, अब और गुस्सा मत हो। स्पष्ट रूप से गलती तुम्हारी थी। यदि तुमने पहले इस स्वामी को सूचित किया होता और खोजने के अपने इरादे बताए होते तो ये स्वामी व्यक्तिगत रूप से जाकर तुम्हारे लिए एक ले आता, और तब तुम्हें इस तरह पागलों की तरह भागना और पीछा नहीं करवाना पड़ता। भले ही तुम मेरे साथ नहीं थे, क्या मैंने सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर लिया है? गर्व से लावण्या राठौर ने अपनी ठुड्डी और को ऊपर उठाया। मोती का गहरा लाल रंग बहुत गहराई लिए हुए था। इससे निकलने वाली हल्की चमक भी सूखे खून के गहरे लाल रंग की ओर इशारा कर रही थी। वह आदमी छोटी लोमड़ी के गर्व और अभिमानी व्यवहार से अपनी नज़रें नहीं हटा सका। उसके भावों ने उसके पूरे अस्तित्व को रोशन कर दिया था। अपनी आसक्ति और स्नेह से भरी मुस्कान के साथ मालिक ने उसकी इस गलतफहमी को नहीं तोड़ा। सच तो ये था कि आज रात लावण्या राठौर का पीछा करने वाला केवल राजगुरु ही नहीं था। वास्तव में एक और चौथे चरण का उस्ताद, सम्राट का तीसरा चाचा भी सतर्क हो गया था। लेकिन मालिक के लोगों ने इस तीसरे चाचा से आसानी से निपट लिया। उनके हस्तक्षेप के माध्यम से लावण्या राठौर बिना किसी बाधा के भागने में सक्षम रही। अन्यथा भले ही उसके पास कितनी भी तरकीबें क्यों न हो, दो के साधकों के पीछा करने से बचने के लिए वह बहुत थक जाती और उसकी अक्ल काम करना बंद कर देती। वह इस कमरे में बिना एक भी बाल को नुकसान पहुंचाए खड़ी नहीं रह पाती। उस आदमी को उसे चमकते हुए जोश में देखना बहुत पसंद था, इसलिए उसने उसके भ्रम को तोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपनी नज़र उससे हटाकर उसके हाथ में मौजूद पर केंद्रित की। तारांकन, अतीत की एक कड़वी याद। तारांकन, तो यह है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने सवालिया लहजे में अपनी भौहें चढ़ाईं। अपनी हैसियत और शक्ति के बावजूद तुमने नहीं देखा है? उस आदमी ने असहमति जताते हुए जवाब दिया, ये स्वामी न तो कोई अस्त्र निर्माता है और न ही कोई कीमियागर। मुझे इस चीज़ को पहचानने की क्या ज़रूरत थी? ये केवल छठे स्तर की सामग्री है। इस तरह की सामग्रियों के प्रति केवल 9वें स्तर की सामग्रियां ही इस स्वामी की रुचि और स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम हैं। निशब्द होकर लावण्या राठौर उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। वे शब्द, वे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। बहुत समय पहले मू चेंगयंग ने भी उसे ठीक यही शब्द कहे थे। तारांकन... जब उसे उस आदमी की याद आई जो उसे बचाने आया था, तो उसके दिल में एक खट्टी उदास भावना पैदा हो गई। उसकी सोच की रेलगाड़ी उन बीते समयों की ओर चल पड़ी। उस समय वे दोनों अक्सर विभिन्न गुप्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बाहर जाते थे। जब लावण्या राठौर उच्च स्तर की सामग्रियों को देखती तो उन्हें लिए बिना जाने से उसका दिल टूट जाता था। वह अपने साथ सभी कीमती संसाधनों को ले जाने के लिए हर कोने को खोदने की जिद करती थी। जबकि मू चेंगयांग उसी असहमति वाले लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहता, क्या यह महज पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है? तुम इसे ले जाने की जिद क्यों करती हो? क्या तुम जानती हो कि यह कितना खतरनाक है? लेकिन ये अस्त्र निर्माताओं के लिए उच्च श्रेणी की सामग्रियां हैं। कौन सा पत्थर? क्या तुम्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है? लावण्या राठौर जवाब में अपनी आंखें घुमाते हुए कहती थी, अस्त्रों को परिष्कृत करने से साधना में देरी होती है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति है, तुम आसानी से रक्षा करने के लिए अपने से कमज़ोर किसी व्यक्ति को ढूंढ सकती हो। उन अस्त्र निर्माताओं के लिए जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तुम उनसे उपयुक्त अस्त्र बनाने के लिए कह सकती हो। ऐसा कहते हुए मू चेंगयांग ने जानबूझकर अपनी नज़र उस पर दौड़ाई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसकी नज़र में वह एक कमज़ोर अस्त्र निर्माता थी जिसे सुरक्षा की आवश्यकता थी। लावण्या राठौर तुरंत भड़क उठी। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो भविष्य में मेरे पास अस्त्र बनवाने मत आना। आखिरकार तुम अस्त्र निर्माताओं को नीची नज़रों से देखते हो। गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी आंखों में गुस्सा कहाँ दिख रहा है? मैं बस तुम्हें और नहीं देखना चाहती, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अपनी नाक सहलाते हुए मू चेंगयांग को थोड़ा बुरा लगा। उसे लावण्या राठौर का ये प्यारा सा अहंकार बहुत पसंद था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह उसे उकसाना पसंद करता। लेकिन अगर वह सच में नाराज़ हो जाती और उसे पहचानना बंद कर देती तो उसका दिल दुख से भर जाता। नतीजतन उसे वापस जाना पड़ता और जल्दी से अपनी गलतियां माननी पड़तीं। छोटी लोमड़ी, गुस्सा मत हो। मैं गलत था, ठीक है? जल्दी दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी छोटी लोमड़ी कौन है? हर बार दोनों के बीच झगड़ा छिड़ जाता और नतीजा हर बार एक ही होता।
मू चेंग-यंग हर तरह की खतरनाक और जानलेवा परिस्थितियों का सामना करता ताकि तरह तरह की सामग्रियां ढूंढ सके, चाहे उसे कितनी भी आलोचना क्यों न सुननी पड़े। वह उन चीज़ों से अपनी झोली भरकर लावण्या राठौर के हाथों में थमा देता, सिर्फ उसका माफ पाने के लिए। जब लावण्या राठौर ऐसी घटनाओं को याद करती तो उसके होंठों पर एक मुस्कान आ जाती, जबकि उसका दिल भारी हो जाता। आजकल वे दोनों हजारों पहाड़ों और हजारों समुद्रों से अलग थे। वह मू चेंग-यंग के भाग्य के बारे में सोचती रह गई। डॉट 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 तभी उस आदमी की अचानक आए आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। छोटी चीज, तुम फिर से ख्यालों में खो गई। क्या तुम गूंगी हो गई हो? अपनी जागरूकता वापस पाते हुए उसे एहसास हुआ कि वह के मालिक के सामने ख्यालों में खो गई थी। वह थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अपने होंठ सिकोड़ते हुए उसने अपनी बातों को संभाल लिया। चे, तुम मूर्ख हो गए हो, कौशल नहीं सीख रहे और सबसे अच्छे तर्क दे रहे हो। ये देखते हुए कि उसकी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, वह आदमी संदिग्ध हो गया। ये छोटी चीज, ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ रहस्य थे, ऐसे रहस्य जिन्हें वह देख नहीं पा रहा था। तारांकन, हल्का सा तिरस्कार करते हुए उसने पूछा, तो कृपया मुझे बताओ, का क्या उपयोग है? क्या तुम इसे किसी असामान्य अस्त्र को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही हो? लेकिन ये छठे स्तर की सामग्री है, क्या तुम छठे स्तर के अस्त्रों को परिष्कृत करने में सक्षम हो? लावण्या राठौर ने जवाब में अपना सिर हिलाया। मुझे इसकी आवश्यकता परिष्कृत करने के उद्देश्यों के लिए नहीं है, बल्कि खुद के लिए है। अपनी बात पूरी करते हुए उसने बाहर के इलाके का निरीक्षण करने के लिए अपना सिर घुमाया। ठीक है फिर, चूंकि हमने अपनी बातचीत समाप्त कर ली है, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। आज रात मैं इसे ऐसे मान लूंगी जैसे मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया हो। लेकिन मुझसे और अधिक आज़ादी पाने का सपना मत देखना, अन्यथा मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि बुरा क्या होता है। तुम कहती हो कि मैं एक कुत्ता हूँ। नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने इस अभिमानी छोटी लोमड़ी को पकड़ने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ाया। पीछे की ओर हटते हुए लावण्या राठौर उसकी पकड़ की सीमा से फिसल गई। हालांकि जैसे ही उसके हाथों ने दरवाजे के हैंडल को छुआ, कमरे के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। हैश 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 तारांकन, शाही महल की घेराबंदी। तारांकन, ब्राइट फ्लावर पैलेस की तलाशी की तीसरी स्क्वाड्रन द्वारा ली जाएगी, चौथी स्क्वाड्रन में जाएगी, पांचवीं स्क्वाड्रन। राजगुरु ने अपनी मंशा बता दी है, हमें सभी कमरों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना होगा। आसमान को छूने वाली हिम्मत वाला वह चोर अभी भी शाही महल में ही होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, उसे पकड़ना ही होगा। यदि हम उसे भागने देते हैं तो मैं ऊपर से नीचे तक सभी को सजा भुगतनी होगी, समझे? हाँ, सेनापति के आदेशों का पालन करें। यह अधीनस्थ आदेश प्राप्त करता है। जाओ और तलाशी लो। प्रत्येक स्क्वाड्रन कप्तान अपने आदेशों को निष्पादित करने के लिए गया और अपनी तलाशी शुरू करने के लिए सभी दिशाओं में तेजी से फैल गया। हालांकि लावण्या राठौर और के मालिक वाला वह महल ठंडा और निर्जीव लग रहा था, लेकिन इसे पहले ही घेर लिया गया था। जैसे जैसे के कदमों की आहट नजदीक आई, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उन विभिन्न किन्नरों और महल की दासियों की चीखों और चिल्लाहटों के साथ गूंज उठी, जिन्हें जगाया जा रहा था। सब कुछ बाहर सुनाई दे रहा था और धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अपने कदम रोकते हुए लावण्या राठौर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ये सब उस मनहूस आदमी की गलती थी। उसके जबरदस्ती किए गए चुंबन ने उसे देरी में डाल दिया, जबकि विभिन्न महलों और मंदिरों को पहले ही घेर लिया गया था। उसके लिए सीधे बाहर निकलना उचित नहीं था, उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हुए लावण्या राठौर ने गुप्त रूप से बाहर देखा। शांत महल में खलबली मची हुई थी। हर कमरे की बत्तियां जलने लगी थीं, जो बहुत अजीब लग रहा था। यदि वह यहाँ और अधिक समय तक रुकी रहती तो उसकी स्थिति केवल और खराब होती जाती। एक पल में फैसला करते हुए लावण्या राठौर ने महल से बाहर निकलने की तैयारी की, ताकि वह विभिन्न महल की महिलाओं के बीच मिलकर भागने का मौका तलाश सके। हालांकि अभी बाहर निकलना बहुत खतरनाक था, लेकिन अंदर रहकर इंतजार करने से यह बेहतर था। उनके लिए ये केवल समय की बात थी कि वे उस कमरे को ढूंढ लें जहां वह छिपी हुई थी। अपने रात के कपड़े उतारते हुए उसने अचानक दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई हलचल नहीं। दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? वह ठिठक गई और ऊपर देखा तो पाया कि मालिक अनजाने में उसके पीछे आ गए थे। उनके पतले लेकिन मजबूत हाथ धीरे से दरवाजे पर टिके थे, जो उसे खुलने नहीं दे रहे थे। लावण्या राठौर ने खींचते हुए आह भरी, तुम ये क्या करना चाहते हो? जल्दी करो और एक तरफ हटो। अगर मैं अभी नहीं निकली तो बहुत देर हो जाएगी। इतनी जल्दी क्या है? उस आदमी ने आलस से कहा। हालांकि वह छोटी सी चीज की खूंखार नजरों को देख रहा था, फिर भी उसे उसकी तात्कालिकता महसूस नहीं हो रही थी। तुम्हें चिंता नहीं है, लेकिन मुझे है। लावण्या राठौर गुस्से से फट पड़ी। अगर वे हमें बाद में ढूंढ लेंगे तो तुम इससे कैसे निपटोगे? मालिक ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, कोई और रास्ता न होने पर हम लड़ते हुए बाहर निकल सकते हैं।
ये रक्षक केवल दूसरे चरण के हैं। इस स्वामी के एक इशारे पर वे सभी नष्ट हो जाएंगे। लावण्या राठौर स्वाभाविक रूप से उस आदमी की क्षमता पर सवाल नहीं उठाती थी, लेकिन अगर वह शाही महल में वास्तव में हत्याएं करता तो केवल और अधिक मुसीबतें पैदा होतीं। हालांकि उसे दक्षिण कौशल के सम्राट के निर्णयों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे अभी कुछ समय तक दक्षिण कौशल में ही रहना था। अगर शहर को हिंसा और अफरा तफरी में डुबो दिया जाता तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। अगर सड़कों पर मार्शल लॉ सख्ती से लागू कर दिया जाता तो भविष्य में उसे अपना सामान बेचने में कठिनाई होती। जब तक कोई और रास्ता न हो, वह दूसरे तरीके ढूंढना पसंद करती। क्या कमरों की इस कतार की तलाशी ली गई है? यह महामहिम का विश्राम महल है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं रहा। तो तलाशी लेने का और भी बड़ा कारण है। चोर निश्चित रूप से बिना किसी के रहने वाले कमरे में ही छिपेगा। लेकिन क्या होगा अगर महामहिम वापस आएं और उन्हें पता चले कि हमने जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया? वह यहाँ वैसे भी नहीं है। इतनी बकबक मत करो और जल्दी जाकर तलाशी लो। पास के कमरे की तलाशी लेने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। तलाशी लेने वाला रक्षक उनसे केवल 10 मीटर की दूरी पर था। बहुत चिंतित होकर लावण्या राठौर ने फिर से दरवाज़ा ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की। जल्दी मुझे बाहर जाने दो। उसने अपना सिर झुकाया और उस छोटी चीज़ के फूले हुए गालों को देखा, जो बहुत प्यारी और गर्व से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। उसका दाहिना हाथ अभी भी दरवाजे पर दबा हुआ था, जबकि बायां हाथ नीचे आकर लावण्या राठौर की कमर को घेर लिया। धीमी आवाज में उसने उसके कान में फुसफुसाया, छोटी चीज, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि यह स्वामी तुम्हारी रक्षा कर सकता है? उसकी कामुक आवाज गूंजी, क्योंकि उसके पतले होंठ धीरे से उसके कान में गर्म हवा फूंक रहे थे। लावण्या राठौर के कान अनियंत्रित रूप से गर्म हो गए। वह दरवाजे के सहारे टिक गई, चेहरा लाल हो गया, जबकि उसका दिल इस आदमी को बेशर्म और संवेदनहीन होने के लिए कोस रहा था। इस समय वह ऐसी अस्पष्ट हरकतें जारी रखे हुए था। क्या उसे लगा था कि इससे वह अपराधबोध के कारण आज्ञाकारी हो जाएगी? वह भ्रमित नहीं होगी। लावण्या राठौर ने अपने होंठ सिकुड़े, मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है। उसका वाक्य तब अधूरा रह गया जब उसने कमरे के बाहर से की तेज आवाजें सुनी। क्या मामला है? क्या इस कमरे में लोग हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि कमरों की इस कतार में कोई नहीं रहता? तो अंदर कौन है? जल्दी दरवाज़ा खोलो, उस हत्यारे को पकड़ो और हर कमरे की तलाशी लो। यदि तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम जबरदस्ती अंदर जाएंगे। जैसे ही रक्षक ने अपनी बात कही, लावण्या राठौर ने उस आदमी के सीने पर धक्का दिया। इस जोरदार धक्के से वह बगल में रखे सोफे पर जा गिरा। उस आदमी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगी, इसलिए वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। छोटी चीज, तुम्हारी हरकतें, क्या तुम गर्भवती होना चाहती हो? ओह! मीठे और कोमल होंठ उसके अपने होंठों पर आकर टिक गए, जिससे उसके अधूरे शब्द वहीं रुक गए। उस आदमी के चेहरे पर हैरानी की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखी। चाहे कुछ भी हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद पहल करके ऐसे रोमांटिक मोड़ पर आएगी। आमतौर पर उसके बाल छूने भर से ही उसकी यह छोटी लोमड़ी डरकर उससे दूर भाग जाती थी, लेकिन अब न केवल उसने उसे धक्का दिया था, बल्कि वह पूरी तरह से उसकी बाहों में समा गई थी। कितनी सक्रिय पहल थी वह! जैसे ही उसकी मीठी खुशबू उसकी नाक के टिप पर महसूस हुई, उसका कोमल शरीर उसकी बाहों में पूरी तरह फिट हो गया। मालिक ने अपना मजबूत और शक्तिशाली हाथ बढ़ाया और उस छोटी लोमड़ी को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी वह पतली कमर इतनी कोमल लग रही थी कि अगर वह थोड़ी भी ज्यादा ताकत लगाता तो वह टूट जाती। उसके सामान्य आक्रामक पंजों वाले चालाक और अहंकारी अंदाज से बिल्कुल अलग, उसकी बाहों में ये छोटी लोमड़ी, इतनी छोटी, इतनी कोमल, उसकी ताकत के सामने भी उसमें रत्ती भर भी प्रतिरोध नहीं था। उसके सामान्य व्यवहार के साथ इस तरह के बड़े अंतर ने उस आदमी के दिल को अचानक भावनाओं से भर दिया। हालांकि लावण्या राठौर ने पहल की थी, लेकिन उसने केवल हल्के से अपने होंठ उसके होंठों पर रखे थे। उसके बाद वह बिल्कुल भी नहीं हिली। मुख्य बिंदु को पूरी तरह से मिस करते हुए उस आदमी को काफी निराशा हुई। लावण्या राठौर की बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसने निष्क्रिय स्थिति से बदलकर सक्रिय भूमिका निभाई और लावण्या के होंठों को चूसने लगा। दर्द के कारण उसके होंठों के खुलने का फायदा उठाते हुए उसकी जीभ सीधे अंदर घुस गई और बिना किसी रोक टोक के उसके मुंह का स्वाद लेने लगी। वह गर्म चुंबन मजबूत, हावी होने वाला और अहंकारी था। लावण्या राठौर ने एक वो की आवाज निकाली। वह पीछे हटना चाहती थी लेकिन हट न सकी। हैश 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 तारांकन, घेराबंदी और पकड़ा जाना तारांकन। बैंग बैंग बैंग, कुछ तेज आवाजों के साथ ने दरवाजे पर कुछ और बार चिल्लाया। जवाब का इंतजार किए बिना उसने सीधे दरवाज़ा खोल दिया। हालांकि दरवाज़ा ठोस लकड़ी से बना था, जो या उससे ऊपर के साधकों के प्रहार को झेलने में सक्षम था। बहुत जल्द उसे लात मारकर खोल दिया गया। कमरे में कौन छिपा है? जल्दी बाहर आओ, तलाशो तलाशो। राजा के आदेशानुसार जो हत्यारे को पनाह देने की हिम्मत करेगा उसे सार्वजनिक रूप से सिर काट दिया जाएगा।
बड़े और अहंकारी कदमों के साथ अंदर आए। दोस्तों जल्दी देखो, यह अवैध जोड़ा क्या कर रहा है। वाह, ये तो, तुम किस महल से हो? इतनी बड़ी हिम्मत, शाही महल के भीतर संबंध बनाने की जुर्रत की। हताशा के एक पल में लावण्या राठौर ने सीधे मालिक को चूम लिया था, क्योंकि वह केवल यही एक तरीका सोच पाई थी। चूंकि ने किसी भी महल की दासी और किन्नरों को अपनी तलाशी में सुविधा के लिए कमरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मालिक के साथ अकेले कमरे में होना पहले से ही बहुत संदिग्ध था। वे निश्चित रूप से मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए जाते, लेकिन अपनी वर्तमान हरकतों से वे एक ऐसे जोड़े के रूप में गुजर सकते थे जो अपने छोटे से प्रेम प्रसंग के लिए एक निर्जन कमरे में छिपा हो। महल की दासियों और रक्षकों के बीच संबंध एक बहुत ही सामान्य बात है। हालांकि यह महल के नियमों का उल्लंघन है और इसके दंड भी हैं, लेकिन ये पकड़े जाने से तो बेहतर था। और चूंकि उस छोटे चोर को पकड़ने में बहुत व्यस्त थे, उनके पास इन दोनों से निपटने का समय नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उन्हें गिरफ्तार करके सजा हॉल में बंद कर दिया जाता, और वे जगहें उन्हें रोक नहीं सकती थीं। उनके लिए वहां से भागना तो बहुत मामूली काम था। हालांकि इस समय लावण्या राठौर के दिमाग में यही एकमात्र विचार आया था, लेकिन ये बहुत उपयुक्त था। अकेली निराशाजनक बात यह थी कि उस आदमी ने फिर से उसका फायदा उठाकर उसका मजाक ले लिया था। बिना किसी संकोच के उसने उसे पूरी तरह से फिर से चूम लिया था। यह मजबूत और गर्माहट भरा चुंबन असामान्य संकेतों से भरा था। इसने उसके पैरों को कमजोर कर दिया और उसका दिमाग भी दलिया की तरह हो गया। लावण्या राठौर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक प्यार में अंधी मूर्ख बन जाएगी। इस आदमी का एक साधारण चुंबन उसे उसके स्वभाव से पूरी तरह बदलने में सक्षम था। अगर अंदर आने वाले न होते तो उसने एक कराहने की आवाज़ निकाली और महसूस किया कि उसके पूरे शरीर का हाल बहुत बुरा हो रहा था। तुम दोनों जल्दी करो और बाहर निकलो, अपने हाथ अपने सिर पर रखो और वहां खड़े हो जाओ। निजी मामला, महल के नियमों का उल्लंघन। तुम कुत्ता कुतिया की तरह प्रेमी जोड़े, तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है। तुम कह सकते हो कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। सजा हॉल जाओ और खुद को रिपोर्ट करो। ने जोर से उन्हें फटकारा। कई नीच नजरें लावण्या राठौर के शरीर पर पड़ीं, जो ऊपर से नीचे तक उसके शरीर को माप रही थीं। इसके बाद उनके मुंह से घिनौनी टिप्पणियां निकलने लगीं। तसक तसक, वैसे तो यह औरत उम्र में बहुत छोटी लगती है। अभी शादी की उम्र तक नहीं पहुंची। इतनी छोटी और पहले से ही एक आदमी के लिए तरस रही है। सच में कुछ अच्छी चीज नहीं है, है ना? इसके लुक्स भले ही अविकसित हों, लेकिन ये बहुत कोमल है। इसका स्वाद जरूर खास होगा। वहां एक और अधिक साहसी रक्षक था जिसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और ठिठोली की, छोटी लड़की, तुम्हारी अच्छी त्वचा और कोमल मांस के साथ अगर तुम सजा हॉल के हाथों में पड़ गई तो मुझे डर है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आओ हमारे भाइयों का साथ दो और खेलो, और शायद अगर मेरे भाई ठीक महसूस करेंगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। जैसे ही उसने ये कहा, किनारे पर खड़े धीरे धीरे हंसने और ठहाके लगाने लगे। लावण्या राठौर की आंखों में एक बर्फीली चमक कौंध गई। ऐसे शब्द बेशर्मी की पराकाष्ठा, लेकिन उसकी वर्तमान प्राथमिकता यहां से निकलना था, इसलिए दुर्भाग्य से वह तुरंत हमला नहीं कर सकती थी। हालांकि ये हिसाब वह याद रखेगी और बाद की तारीख में इसे चुकता करेगी। उसकी ठंडी आंखों ने अहंकारी के समूह को झाड़ा और उनके चेहरों को अपने दिमाग में मजबूती से छाप लिया। इसके बाद उसने तुरंत एक नाजुक और आकर्षक रूप धारण कर लिया और पल भर में एक कमजोर सफ़ेद कमल में बदल गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी जबकि उसके होंठ कांप रहे थे। तुम्हें नहीं, पास मत आओ। उसे ऐसा अभिनय करते देख लोगों का समूह और भी जोर से हंसने लगा। देखो उन दोनों को, एक दूसरे को कैसे पकड़े हुए हैं, अलग होने के लिए कितने अनिच्छुक हैं। वे तब तक आंसू नहीं बहाएंगे जब तक वे अपनी कब्र नहीं देख लेते। जल्दी करो और इधर आओ। दो लोगों को भेजो उन्हें सजा हॉल तक ले जाने के लिए। अपने सामने खड़े आदमी को दूर धकेलते हुए लावण्या राठौर ने के बिस्तर से उतरने की तैयारी की, लेकिन किसे पता था कि उस आदमी का सीना लोहे की दीवारों जितना कठोर, सख्त और ठोस होगा, जो जरा भी नहीं हिल रहा था। उसने जोर से कुछ और बार धक्का दिया, लेकिन फिर भी उसे हिलाने में असमर्थ रही। लावण्या राठौर का चेहरा हरा पड़ गया। यह आदमी, वह इस बार किस योजना पर काम कर रहा था? ऐसे समय में वह अभी भी उसका पैर खींच रहा था। हे तुम! उसने ऊपर उसकी ओर देखा और फिर ठिठक गई। उस आदमी के ठंडे होंठ कसकर आपस में भींचे हुए थे। उसका जबड़ा तंग गया था, जो स्पष्ट रूप से उसके भीतर दबे हुए क्रोध को प्रदर्शित कर रहा था। उसके शरीर का आंतरिक दबाव तुरंत जारी हो गया और पूरे कमरे को उसकी ने ढक लिया। बेचैन और भारी गति के साथ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को अभिभूत कर दिया। पू 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 डॉट 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 डॉट। कमरे के भीतर मौजूद ने तुरंत मुंह से खून की उल्टी की जबकि उनके पैर कांपने लगे। वे सभी जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, लेकिन उस आदमी का दबाव अभी भी बढ़ता जा रहा था।
ने महसूस किया कि उनके दिमाग के भीतर दबाव कम और कम होता जा रहा था क्योंकि उनके घुटने ज़मीन पर टिक गए थे, उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। मालिक की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे कि वह बहुत दूर से प्रसारित हो रही हो। इस स्वामी की महिला के साथ आज़ादी लेने की हिम्मत, मौत को दावत देना। अगले ही पल, जिसने लावण्या राठौर के साथ बदतमीजी से बात की थी, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में चिल्लाया। उसका खून चारों तरफ छिड़क गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। खून, कितना खून। आधी रात को चीखों के धमाके गूंज उठे। ऐसी अंधेरी और ठंडी रात में उन डरावनी चीखों को सुनना विशेष रूप से भयावह था। जैसे जैसे उसने दबाव कम किया, बचे हुए आखिरकार अपना सिर उठा सके। पीले चेहरे के साथ वे डर के मारे उसकी ओर देखने लगे, सभी पतन के कगार पर थे। उन्होंने केवल उन पुरुषों के कटे हुए हाथ और पैर देखे जिन्होंने लावण्या राठौर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जो ज़मीन पर पड़े थे। जैसे जैसे वे ज़मीन पर ऐंठ रहे थे, उनका खून बाहर निकलकर उनके चारों ओर छोटे तालाब बना रहा था। लेकिन ये सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। इससे भी अधिक भयावह बात, उनके गुप्तांग मांस के ढेर में बदल चुके थे। स्पष्ट रूप से, वे सभी बिना सहमति के किन्नर बन चुके थे। एक योद्धा के लिए हाथ टूटना दुर्लभ नहीं था, लेकिन ऐसी जगह पर सीधे हमला होना, कोई भी पुरुष अपनी पीठ पर ठंडे पसीने को आने से नहीं रोक सकता था। उर्ग, किसी ने उनके सामने ज़मीन पर उल्टी कर दी। बाकी लोगों ने उल्टी नहीं की, लेकिन उनके शरीर पूरी तरह से अकड़ गए थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने सामने खड़े शैतान को गुस्सा दिलाने का डर था। वे चाहे कितना भी सोच लें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना खौफनाक इंसान ऐसी सुनसान जगह पर कैसे आ गया। क्या वे सिर्फ एक प्रेमी जोड़ा नहीं थे जो अपने प्रेम प्रसंग के बीच में था? महिला शुद्ध लग रही थी, जबकि पुरुष, हालांकि का सदस्य नहीं था, एक साधारण महल का रक्षक होना चाहिए था। महल के साधारण रक्षक ज़्यादा से ज़्यादा के 8वें-9वें स्तर के आसपास की साधना रखते थे। उनके साथ तुलना करना तो दूर, उनकी पूरी टुकड़ी के बारे में तो बात ही क्या करें। वे वास्तव में ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा दिए गए थे, उठने में असमर्थ थे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, उसका एक प्रहार वहां मौजूद सभी लोगों का सफाया करने में सक्षम था। # तारांकन, एक विद्रोही आवाज़ और एक और चुंबन तारांकन। मालिक ने घुटनों के बल झुके हुए पर तेजी से नज़र डाली। जहां भी उन्होंने देखा, उनका सामना सन्नाटे और उन्हें नाराज़ करने के डर से हुआ। यहां तक कि जिन रक्षकों के अंक कट चुके थे, उन्होंने भी दोबारा एक भी कराह निकालने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दर्द में ज़मीन पर लेटे रह सकते थे। ऐसे उदास ठंडे माहौल में अभी भी एक आवाज़ थी जिसने सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत की। हे, क्या तुम अब मुझे जाने दे सकते हो? जल्दी करो और मुझे नीचे जाने दो। साथ ही, मैं तुम्हारी महिला नहीं हूँ। बकवास बोलने की हिम्मत भी मत करना। उसके ठंडे भाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए लावण्या राठौर ने अपने शरीर को मरोड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजे पर घुटनों के बल झुके, ने ठंडी सांसें लीं। क्या इस महिला के पास दिमाग की कमी है या कुछ और? ऐसे राक्षस के सामने वह इतना अपमानजनक बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह आदमी न केवल बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वह निर्दयी और कठोर किस्म का भी लग रहा था। तारांकन, ऐसे व्यक्ति को उकसाने पर, भले ही आप उसकी महिला हों, तो भी खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला था। हालांकि मालिक की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। उसकी कमर पर उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी, जबकि उसकी नज़रों का दायरा धीरे धीरे उसकी चमकती आंखों से नीचे की ओर बढ़ा, उस छोटी नाक के पास से गुजरा और हल्के से उसके मुंह पर आ गिरा। उसने फुसफुसाया, अगर तुम बोलना बंद नहीं करोगी, तो क्या मैं तुम्हें चूम लूं? क्या, सपने में भी नहीं? ऐसे समय में, तुम्हारा दिमाग, वो। वह जानता था कि यह छोटी चीज़ उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब मिलाकर, उसने उसे चेतावनी दी थी। अगर इस छोटी चीज़ को उसके खिलाफ जाना ही था, तो वह उसे दोष नहीं दे सकती थी, है ना? अपने होठों को मोड़ते हुए, उस आदमी ने विरोध को रोकने के लिए उसके मुंह को सील कर दिया। लावण्या राठौर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी सार्वजनिक रूप से ऐसी हरकतें करेगा। इसके अलावा, कमरा खून की दुर्गंध से भरा हुआ था। घायल की कराहें पहले की तरह ही धीमी थीं, जबकि बाकी रक्षक खामोशी से घुटनों के बल झुके हुए थे। ऐसे माहौल में, वह चुंबन जारी रख सकता था। सारी बाधाओं के बावजूद, हकीकत ये थी कि उसने वास्तव में हिम्मत की। उसकी कमर को जकड़ते हुए, उसने उसके सभी संघर्षों और प्रतिरोध को रोक दिया और उसे बेधड़क चूमने लगा। जैसे जैसे उनके होंठ आपस में जुड़े, उस आदमी ने सज़ा के तौर पर बार बार उसकी जीभ को काटा। और दर्द के उन संक्षिप्त पलों में, उसने उसके घावों को सहलाने के लिए उसे चाटा। चुंबन से लगभग दम घुटने के बावजूद, लावण्या राठौर अभी भी अपनी चेतना का थोड़ा हिस्सा बनाए रखने में कामयाब रही। ये जानते हुए कि उसे क्या करने की ज़रूरत है, उसने बेरहमी से उसे धक्का दिया। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी।
इसी समय महल के प्रवेश द्वार से पुकारें सुनाई दीं। वह कहाँ है? क्लियर फ्लावर पैलेस से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं है? क्या तीसरी स्क्वाड्रन को वहां तलाशी के लिए नहीं भेजा गया था? वे कहाँ गायब हो गए? तीसरी स्क्वाड्रन के कप्तान, जल्दी करो और अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करो। उन गर्जनाओं को सुनकर लावण्या राठौर ने उसे फिर से धक्का देने का प्रयास किया। मुझे जाने दो, तुम रैंडम कामुकसुआ, तारांकन। वह आदमी अभी भी उसे ऐसे चूमता रहा मानो वे दोनों ही वहां मौजूद इकलौते लोग हों। दरवाजे पर घुटनों के बल झुके हुए वे कांप रहे थे। हालांकि वे अपने कमांडर के पास मदद के लिए भागने के लिए दृढ़ थे, लेकिन किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। कड़वी सच्चाई ये थी कि कमांडर तक पहुंचने से पहले ही वे अपनी छोटी सी जान गंवा बैठते। कप्तान ठंडे पसीने में भीग गया था। अब केवल एक ही जान बचाने वाली संभावना उनके कमांडर में निहित थी, ये कि यदि वे उन्हें रिपोर्ट करने में विफल रहे तो वह दूसरों को उन्हें खोजने के लिए भेजेगा। अन्यथा वे आज रात इस राक्षस के हाथों मर जाएंगे। भले ही वे खुद को बचा सकते, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें अंतिम परिणाम की परवाह किए बिना जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती। संक्षेप में, वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। तारांकन कमांडर का गुस्सा और गायब होते रक्षक तारांकन। सौभाग्य से उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। कोई जवाब न मिलने पर कमांडर ने माथे पर बल डाला। क्या हो रहा है? वे सब कहाँ गए? जाओ, कुछ लोगों को साथ लो और देखो कि तीसरी स्क्वाड्रन क्या कर रही है। 5 क्लियर फ्लावर पैलेस में मार्च करते हुए अंदर गए, साथ में इंतजार करते हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमांडर के दिल में गुस्सा और भी भड़कता गया। आज वे सच में किसी भूत से मिले थे। आमतौर पर अभेद्य शाही खजाने में आज सेंध लग गई थी। इसके अलावा वह चोर बहुत चालाक था। यहाँ तक कि राजगुरु ने भी मदद के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम बढ़ाया था, लेकिन फिर भी वे उसे पकड़ने में विफल रहे थे। उसके बाद वह शाही महल में घुस आया था। राजगुरु और के सहयोग से काम करने के बावजूद वे उस आसमान को छूने वाली हिम्मत वाले चोर को बाहर निकालने के लिए निश्चित थे, उसकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला देने के लिए। कमांडर को नहीं लगा कि यह कार्य बहुत कठिन होगा। चूंकि लक्ष्य शाही महल की सीमाओं के भीतर था, तो क्या वे उसे ढूंढ नहीं पाते? हालांकि सभी महलों, मंडपों और कमरों की तलाशी लेने के बाद भी परिणाम अभी भी शून्य था। इसके बजाय उन्होंने महल के भीतर कुछ गुप्त प्रेमियों और चोरी छिपे मिल रहे लोगों को पकड़ा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे राजगुरु को क्या जवाब देंगे? जबकि तीसरी स्क्वाड्रन तो और भी बेहतर थी। उन्होंने उसके आदेशों की अवहेलना की और न जाने कहाँ जाकर छिप गए थे। एक बार जब वह उस कमीने को ढूंढ लेगा तो वह उससे निपटने के लिए मार्शल लॉ का इस्तेमाल करेगा। ये भविष्य में दूसरों के लिए चेतावनी का काम करेगा। इधर उधर टहलते हुए कमांडर ने दरवाजे पर थोड़ा और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं है। जिन 5 रक्षकों को उसने अंदर भेजा था, वे भी क्लियर फ्लावर पैलेस के अंदर बिना किसी आवाज के गायब हो गए। बिना किसी शोर शराबे के ये किसी भी अन्य रात की तरह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। ये बहुत ही असामान्य था। हालांकि क्लियर फ्लावर पैलेस विशाल था, लेकिन उन रक्षकों की वाली साधना के साथ उन्हें पूरा चक्कर लगाने में केवल चाय पीने जितना समय लगना चाहिए था। यदि वे देरी करते तो कम से कम किसी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तो भेज सकते थे, है ना? इसके अलावा यदि कोई घटना होती तो चिल्लाने और लड़ाई की आवाज़ें तो सुनाई देतीं। जैसे जैसे उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ी, वह और सतर्क हो गया। क्या हो सकता है? क्या क्लियर फ्लावर पैलेस में कुछ हुआ है? इस बिंदु पर तीसरी स्क्वाड्रन को छोड़कर शेष सभी स्क्वाड्रन वापस आ चुके थे। उसने उन्हें अपने पीछे आने का आदेश देने के लिए अपना हाथ लहराया और व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए उन्हें क्लियर फ्लावर पैलेस में ले गया। सैकड़ों लोगों के भव्यता के साथ अंदर घुसते ही किसी ने जल्दी से उंगली उठाई और चिल्लाया। वे अभी पहले हॉल में ही दाखिल हुए थे। कमांडर, वह है। वे वही हैं जो अभी गलियारे की जमीन पर गश्त के लिए भेजे गए कुछ निर्जीव पड़े थे। क्या? चेहरा उतर गया। वे ये देखने के लिए तेजी से आगे बढ़े कि गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा आधा खुला था। कमरे के अंदर की स्थिति को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कमरे के अंदर को एक दूसरे के बगल में घुटनों के बल झुके हुए देखा। वे उठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और उनके चारों ओर खून के ढेर में मृत लाशें पड़ी थीं। कौन था वो? महल में इतना घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में कमांडर ने दरवाज़ा लात मारकर खोला और अंदर घुस गया। जब वह अंदर गया तो उसने अपने अधीनस्थों को जमीन पर घुटनों के बल झुके हुए देखा और भी क्रोधित हो गया। उसने फिर से लात मारी। उठो, मेरे लिए उठो। तुम घुटनों के बल क्यों झुके हो? तुम सम्राट के हो। और ये कुछ, इन्हें किसने घायल किया? वे कहाँ हैं? ठंडे पसीने से तरबतर स्क्वाड्रन कप्तान ने उठने की हिम्मत नहीं की। अपनी दृष्टि बदलते हुए कमांडर की नज़र के बिस्तर पर आराम कर रहे पुरुष महिला जोड़े पर पड़ी। बिस्तर पर आलस से लेटा हुआ एक आदमी था जिसने काले रंग का लबादा और नकाब पहन रखा था।
उसकी ठुड्डी की रेखाएं थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं, जो उसके अलौकिक और अहंकारी आभा को उजागर कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह आम जनता से ऊपर हो। एक हाथ में अपना सिर टिकाए हुए, उसका दूसरा हाथ एक छोटी लड़की के चारों ओर आत्मीयता से लिपटा था। झुककर वह उसके बालों की खुशबू ले रहा था। ये दृश्य वास्तव में अपने कमरे में सुख की तलाश कर रहे किसी कुलीन युवा मास्टर जैसा लग रहा था। दुर्भाग्य से घायल और असहाय के चारों ओर बिखरे होने के कारण मालिक का रवैया उस दृश्य के अनुकूल नहीं था। एक पक्ष हत्या की नीयत से भरा था, जबकि दूसरा पक्ष इस तरह व्यवहार कर रहा था मानो उसे दूसरे पक्ष की कोई परवाह ही न हो। जब कमांडर ने उस आदमी का व्यवहार देखा तो वह आशंकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। लेकिन वह के 8वें स्तर का उस्ताद था, दक्षिण कौशल के शीर्ष 10 लोगों में से एक। इसके अलावा वह आसपास के देशों में भी काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। उस आदमी की रहस्यमयी उत्पत्ति के बावजूद कमांडर को उससे डरने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या तुमने मेरे अधीनस्थों को चोट पहुंचाई है? तुम्हारे हाथ बहुत क्रूर हैं। न केवल तुमने उनके अंग तोड़ दिए, बल्कि यह पागलपन और हास्यास्पद है, वह चिल्लाया। मालिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरी महिला के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करना, ये सजा पर्याप्त नहीं है। उसकी उम्मीदों के विपरीत यह आदमी उसकी प्रभावशाली साधना और प्रसिद्धि से डरा नहीं। वास्तव में उसने अपमानजनक नज़रों से जवाब दिया, व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए, हम्फ, क्या दुस्साहस है। न केवल तुमने महल में अतिक्रमण किया है, बल्कि तुमने इतने सारे को भी घायल किया है। आज यहाँ से निकलने का सपना भी मत देखो। आओ और मेरे लिए इसे गिरफ्तार करो।